हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला ये जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है केरला गवर्नमेंट ने जो इंटरनेट के ऊपर फ्री स्पीच को कर्ब करने के लिए जो लॉ पास किया है उसके उसको इसने एनालाइज किया है, क्रिटिकली एनालाइज किया है इस आर्टिकल ने कि आखिर उस जो लॉ है उसमें क्या कमियां हैं। ये जो सेकंड आर्टिकल है ये कोविड-19 मॉर्टेलिटी के ऊपर है, सो वी विल नॉट डिस्कस इट नाउ। ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो बीजेपी है और एआईएडीएमके है, दोनों का जो पैक्ट है अभी हुआ है जब जो होम मिनिस्टर हैं उनका जो विजिट था तमिलनाडु का, उसके ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है। ये जो आर्टिकल है वो यस बैंक के क्राइसिस के ऊपर बात कर रहा है और इसमें जो है वो बैंकिंग हेल्थ को लेके बात की गई है, तो उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो जो एशियन सेंचुरी है उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब ये जो टाइम है वो एशिया का है, ऐसा इस आर्टिकल में बात की गई है कि कोई भी जो मल्टीलेटरल फोरम है वो बिना एशिया के जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। साथ में जो है यूएसए की जो स्ट्रेटजी है चाइना को काउंटर करने को लेकर, या फिर इंडिया के जो आरसी में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया तो उसके ऊपर इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है वो बात करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर और जो वन हेल्थ पॉलिसी है, मतलब जो एनवायरनमेंट है, एनिमल हेल्थ है और ह्यूमन हेल्थ है, इसको लेके जो इन तीनों का ट्राई जंक्शन है उसके ऊपर इस आर्टिकल में जो है वो बात की जा रही है। सबसे पहले आज का जो कैरिकेचर है वो बात करता है कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो अभी जो है वो तमिलनाडु के विजिट पे थे। यू कैन सी द स्टैच्यू ऑफ जे जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, और यहाँ पे पलनी स्वामी और के पनीर सेल्वम जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज इसका सटायर का मीनिंग ये है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो बीजेपी है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम है, फिर भी जो एआईएडीएमके है और बीजेपी जो है वो साथ में तमिलनाडु में इलेक्शन जो है वो फाइट करना चाहती है। तो दैट्स वाई ये एक सटायर की तरह यहाँ पे यू कैन सी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आर्टिकल है। इसमें बात की गई है कि जो केरला ने जो भी अमेंडमेंट करने की कोशिश की है केरला पुलिस एक्ट के ऊपर, उसमें पूरी तरह से जो है वो फ्री स्पीच का जो प्रपोज़ल है उसको कर्ब करने की कोशिश की है और पुलिस को एक तरह से असीमित पावर जो है वो दे दी गई है, अनकंट्रोल्ड पावर दे दी गई है लोगों को अरेस्ट करने के लिए। अगर कोई अपना जो है ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और उस ओपिनियन एक्सप्रेस करते टाइम अगर वो किसी तरह का जो है थ्रेटनिंग किसी के ऊपर करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, ह्यूमिलिएटिंग करता है या डेफेमेटरी टू अ पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन, मतलब किसी एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर ये जो है वो ऑनलाइन इस तरह का कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसको जो है 3 ईयर का जेल टर्म साथ में जो है 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन, तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के पेन्यारी विजयन, उन वो इसको जो है इस तरह से काउंटर कर रहे हैं कि ये जो है वो एक तरह से वो टारगेटेड जो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टारगेटेड सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसके ऊपर है। ये रिपोर्टिंग को जो है वो कर्ब नहीं करेगा, किसी भी तरह से पॉलिटिकल सटायर को कर्ब नहीं करेगा, या अपना जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है उसको जो है वो कर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि ये जो लॉ है उसमें बहुत ही ब्रॉड जो है वो डेफिनेशन रखी हुई है, बहुत सारी जो है वो चीज़ों को कवर किया गया है कि अगर कोई पर्सन अपना जो है किसी के ऊपर डेफेमेटरी कमेंट करता है, कोई जो है डेरोगेटरी पोस्ट करता है या किसी को जो है अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो एवरीथिंग विल कवर अंडर द लॉ, तो किसी भी पर्सन को जो है वो फिर अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइटर का जो सजेशन है उसका कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर पेन्यारी विजयन हैं उनको जो भी क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं या सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, वहाँ की जो अपोजिशन है वो इसका जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही है, तो चीफ मिनिस्टर को उस क्रिटिसिज्म को जो है वो एक पॉजिटिवली लेना चाहिए और साथ में जो भी ये उन्होंने लॉ लिया है, लॉ को पास किया है, उसको पूरी तरह से जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। कि
इस तरह से इतना बड़ा जो इल कंसीव्ड, इतना बुरी तरह से सोचा हुआ जो लॉ उन्होंने पास किया है, उसको कैसे जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने उसको जो है पास कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह का जो है लॉ प्रिपेयर किया, और ऐसा लॉ प्रिपेयर किया जिसके जो एलिमेंट्स हैं, जो लॉ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आगे उस पर बात करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं लॉ के अंदर जिसको सुप्रीम कोर्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुका है, और साथ में केरल गवर्नमेंट ने जो मेजर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको भी इग्नोर कर दिया। डेफेमेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको भी इग्नोर कर दिया। और ये जो इधर जो इन्होंने जो लॉ पास किया है वो लॉ आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अगेंस्ट हैं, और सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट हैं दो तरह से। साथ में जो है वो वन प्रोविज़न जो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो प्रोविज़न है उसके भी अगेंस्ट है। तो उसके ऊपर इस आर्टिकल में आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी ऑफेंस इसमें देखे जा रहे हैं वो सेक्शन 118A ऑफ केरला पुलिस एक्ट के अंडर बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें कि जो श्रेया सिंघल हैं उनका जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई मैसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू किसी को, अगर वो ऑफेंसिव है, जो है वो किसी तरह का अनॉयंस क्रिएट करता है, इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, डेंजर क्रिएट करता है, इंसल्ट, इंजरी, इंटिमिडेशन, तो उस केस में वो एक तरह से ऑफेंस माना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था। कोर्ट ने ये फाउंड किया था कि जो ऑफेंस है वो एक तरह का ओवरबोर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें जो है वो वाइडली बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया पे छोटी सी छोटी पोस्ट में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है वो, कोई पर्सन अगर इनोसेंट है या ऑफेंसिव मैसेजिंग, दोनों को उस लॉ के अंडर अंडर कवर कर लिया है। तो अब फिर इसके बाद जो है वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है या जो अथॉरिटी है वो, उसके ऊपर ये डिसीज़न पेंडिंग रहेगा कि वो किसके ऊपर एक्शन करना चाहती हैं। तो इस केस में फिर जो इनोसेंट पर्सन हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया, उनके ऊपर भी जो है वो एक तरह से कर्ब लग जाएगा। और जो लॉ है वो थोड़ा ब्रॉडली डिफाइन है, उसको नैरोली डिफाइन किया जाना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करता है और जो एक्सप्रेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरी चीज़, उसी सेम जजमेंट में जो केरला पुलिस एक्ट का सेक्शन 118D है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टक डाउन कर दिया था, जिसमें ये प्रोविज़न था कि अगर कोई वर्बल कमेंट देता है किसी भी मैनर में या फिर टेलीफोन के ऊपर, उसको ऑफेंस बोला गया था। तो उसके बेसिस पे सेक्शन 118D को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट उसको भी स्टक डाउन कर दिया था। तो अगर ये जो लॉ है केरला ने पास किया है और जिसको वहाँ के गवर्नर ने एसेंट दे दिया है, तो उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो जो ऑफेंस है वो एक तरह से बेगली डिफाइंड है, और उसमें उसमें बात की गई है ये एक तरह का जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें कि कोर्ट के जो वारंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि जो मर्डर का चार्जेस है या रेप का चार्ज है या अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, जिसमें भी 3 ईयर्स से नीचे की जो सज़ा होती है, तो उसके बेसिस पे कोर्ट के वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट वारंट ऑफ कोर्ट जो है पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आईपीसी के अंडर तो जो क्रिमिनल डेफेमेशन है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब उसमें वारंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे इन्होंने जो ये लॉ पास किया है उसमें वारंट की रिक्वायरमेंट किसी भी तरह से नहीं है। तो ये अब यहाँ पे क्रिमिनल, अगर इनको क्रिमिनल डेफेमेशन की उसको अपहोल्ड करना है तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि पुलिस ऑफिसर रजिस्टर कर सकता है एफआईआर फॉर एन ऑफेंस, लेकिन वो एक प्राइवेट कंप्लेंट होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी डिग्निटी को हार्म हुआ है वो पर्टिकुलरली जाके
पुलिस स्टेशन में जब अपना केस रजिस्टर करेगा तब पुलिस केस रजिस्टर करेगी, ना कि जो पुलिस है वो अपना कॉग्निजेंस लेके उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। अब दूसरी चीज़, सेक्शन 199, अब जो सेक्शन है 199 of CRPC says no court shall take cognizance of defamation unless the aggrieved party files the complaint। मतलब यहाँ पे यह है कि कोई भी कोर्ट जो है वो किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस खुद से नहीं ले सकता, खुद से जो है ऐसा नहीं बोल सकता कि उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो एग्रीड पर्सन है उसको हार्म हुआ है, जब तक कि वो पर्सन खुद ना एक केस फाइल करे। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी वॉयलेशन यहाँ पे जो केरला का जो एक्ट है वो कर रहा है। सेक्शन, अब यहाँ पे जो केरला का सेक्शन 118A है वो 3 ईयर प्रिजन टर्म की बात करता है और 2 ईयर आईपीसी के अंडर है। तो यहाँ पे इन्होंने डेफेमेशन को जो है अपने आर्बिट्री जो है एक तरह से कॉग्निजेबल बना दिया है और प्रेजेंट टर्म को भी रेज कर दिया है। तो केरला का जो ऑर्डिनेंस है वो उस सीधी सी बात है, उसने जो आईपीसी है उसको अमेंड कर दिया एंड सीआरपीसी को अमेंड कर दिया विदाउट सेंट्रल एसेंट। ये सेंट्रल लॉ है जिसको असेंट करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन फिर भी केरला गवर्नमेंट ने जो है वो उसको अगर चेंज किया है तो अब जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और कि स्टेट ने अपने आप को इस तरह से इतना पावरफुल बना लिया है, ये एक तरह से ऐसी बात है कि स्टेट ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो ऐसे प्रोविज़न्स पे भी लॉ पास कर रही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ वर्डिक्ट हैं उनको भी जो है वो कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और छोटे मोटे जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या वर्बल एब्यूज़ है या हैरेसमेंट है, उनके जो प्रोविज़न हैं उनके जो लॉ हैं उससे भी इन चीज़ों को कर्ब किया जा सकता है। ये जो कंडीशन है तो अलग से लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी केरला गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है उसको पास किया है। अब ये सेकंड जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है मैच मेकिंग। ये एक तरह से पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ ये बात है कि 2021 में तमिलनाडु में जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ की जो AIADMK जो है उनके बीच में जो अलायंस हुआ है उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो AIADMK है वो अपर हैंड है उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनकी पार्टी है उन्होंने 1 डे के अंदर ही ये बात का डिसीज़न कर लिया कि जो बीजेपी के साथ रहेंगे कि जो वहाँ पे तमिलनाडु में आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इरिवर्सिबली ज़्यादा से ज़्यादा जो इक्वल वर्ल्ड है, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और उसमें जो है इमीडिएट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है, तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब जो आने वाला टाइम है वो एशिया का है। और जो कॉलोनियल फेस था ग्लोबल हिस्ट्री का जिसमें कि पूरी तरह से जो है वो वेस्ट कंट्रीज़ जो है वो रूल करती थी, उनका जो रूल है वो एंड होने वाला है। और जो वर्ल्ड है वो सेंट्रली एशियन सिविलाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड को एक तरह से जो है प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेंगी। और यूएस जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो एक नॉर्मल जो कंट्री की तरह जो है वो बिहेव करेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर। अब जो मेगा ट्रेड डील हुई है अभी जो RCEP की, वो एक तरह से चाइना लेड नहीं है, वो एक आसियान लेड कंट्री है और जिसमें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हुए हैं। हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो USA के साथ मिलिट्री अलाइज में हैं, जो क्वाड ग्रुपिंग है उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने एशियन कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन करने का सोचा और चाइना को एक थ्रेट की तरह नहीं देखा जैसे कि वो USA को देखते हैं। तो अब यहाँ पे आसियान जो कंट्री है वो पूरी तरह से जो करंट फ्रेम है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो अपना जो है एक पर्टिकुलर उनका एजेंडा होता है कि जो
अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको किसी भी तरह से इंटिमिडेट करना, थ्रेटन करना। और अब यहाँ पे जो ये आरसीईपी का ग्रुपिंग है, इसके बाद पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अपना प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को डिसाइड कर सकती है, बायलैटरल जो टैरिफ शेड्यूल है उसको डिसाइड कर सकती है, साथ में जो है वो लेबर और एनवायरनमेंट के जो लॉज हैं उनको जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। और इसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलरली डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई चेन बना सकती है, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को बाहर रखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो आरसीईपी के जो नए रूल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है वो जो भी है उसको बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि जो गुड्स में जो ट्रेड है उसमें जो कमी है उसको उसकी भरपाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से की जा सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया और चाइना जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो मिल के यूएसए की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको काउंटर करने में बहुत ज़्यादा ही जो है वो वर्क कर रहे हैं। और जो इंडिया है वो ऑलरेडी यूएन में उन्होंने क्वेश्चन किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म होना चाहिए मल्टीलेटरलिज्म में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अदर कंट्रीज़ के साथ पावर शेयर करती हैं तो उनका जो है वो एक तरह से उनकी जो प्राइमेसी है, उनका जो इतना बड़ा हैंड है पूरे वर्ल्ड अफेयर में, ग्लोबल अफेयर में, वो चला जाएगा। और यूएसए के साथ तो ये जो दुविधा है वो बहुत और भी ज़्यादा बड़ी है कि अगर चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकल गैप को ब्रिज कर लेगा तो उसके बाद जो है यूएसए का जो अपर हैंड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चाइना है वो ड्यूअल सर्कुलेशन की स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो सेल्फ रिलायंस और दूसरा जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी को जो है वो पावरफुल बना रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो ग्लोबल गवर्नेंस रोल ऑफ यूएस वो पूरी तरह से अब रिड्यूस हो चुका है। और यूएस की जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 4 की एलिमेंट्स ऑफ दिस रोल, सबसे पहला जो है ग्लोबल लीडरशिप, दूसरा डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर एंड डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम, एंड देन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट एंड प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजनल हेजेमोन्स इन यूरेशिया। तो अभी जो यूएसए है, आज का जो यूएसए है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ पावर को शेयर करता है, ना कि उनके ऊपर पावर जो है इम्पोज करता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि यूएसए को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत पड़ी, तब जो है वो क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ। मतलब अकेला जो यूएसए है वो चाइना से कोई भी जो कंडीशन है उसमें काउंटर नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब नेक्स्ट है कि कोई भी एक कंट्री जो है वो पावरफुल नहीं बनती अगर वो अदर कंट्री पे जो है वो रिलाई कर रही है। तो राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है जो अपना उन्होंने सोचा है, माइंडसेट है, और स्ट्रेटेजिक जो जो भी एनालिस्ट हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया जो भी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की सीवियरिटी थी ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री हैं। और इंडिया अमंग द लेस डेवलप्ड व्हेन कंपेयर विद चाइना, इंडिया वैसे भी लेस डेवलप्ड है, और अगर यूएसए का जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाता है तो इंडिया में जो है वो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये इस आर्टिकल में जो है वो बात की गई है। अब नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि एंटीबायोटिक जो हैं वो उन्होंने इन्फेक्शियस डिसीज़ को ह्यूमंस और एनिमल्स में ख़त्म तो किया है, बट उन्होंने 2 रीज़न की वजह से जो है वो और बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और सबसे पहली जो बात है कि जर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे एंटीबायोटिक के लिए भी एक तरह से जो है उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। तो जो एंटीबायोटिक हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है कि वो पर्टिकुलर जो जर्म है या माइक्रोब्स है उसको काउंटर कर सकें।
और इस फिनोमेना को बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है वो एक तरह से पेंडेमिक की तरह आने वाले टाइम में जो है वो देखना चाहिए उसको, बिकॉज जो AMR है उसकी वजह से 10 मिलियन जो डेथ हैं वो एनुअली 2050 तक आने वाले टाइम में होने वाली हैं। और अगर इस एक पर्टिकुलर कंसर्टेड एक्शन नहीं लिया गया, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो मिलजुल के अगर एक्शन नहीं लेंगी, तो 7.5% रिडक्शन होगा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, जो भी कैटल्स हैं, गाय भैंस वगैरह हैं उनके प्रोडक्शन में। साथ में उसकी वजह से जो GDP है वर्ल्ड की वो 3.5% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से AMR से काउंटर करने के यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन हैं कि पहला तो है कि न्यू ड्रग की डिस्कवरी कर दी जाए जो कि AMR को काउंटर कर सके। दूसरा, अवेलेबल जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उनका प्रूडेंट यूज़ करना, मतलब सोच समझ के उनका यूज़ करना, ज़्यादा मात्रा में उनको यूज़ ना करना। अब ये जो पहली कंडीशन है कि न्यू ड्रग की इन्वेंशन, ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है और अनप्रडिक्टेबल प्रोसेस है, बिकॉज 1984 से कोई भी जो नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है उसको फाउंड नहीं किया गया है। और अगर एक एंटीबायोटिक को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए 1 बिलियन से ज़्यादा की कॉस्ट चाहिए। और इतना ज़्यादा रैपिडली रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है कि हो सकता है कि वो जो नई एंटीबायोटिक डेवलप हुई है उसमें भी जो है AMR डेवलप हो जाए तो फिर वो भी कोई काम की नहीं रहेगी, उसको भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ जो है वो डिस्करेज करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कि वो इन इनिशिएटिव में जो है वो इन्वेस्ट करें। तो अब वर्ल्ड के पास एक ही कारण बचता है, एक ही ऑप्शन है कि वो केयरफुली जितनी भी अवेलेबल उनके पास एंटीबायोटिक हैं उनको यूज़ करें और उसकी जो एफिकेसी है उसको बना के रखें आने वाले टाइम में। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है इन्होंने कि उन्होंने ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR लॉन्च किया था 2015 में, जो रोड मैप प्रोवाइड करता है इस चैलेंज को फाइट करने के लिए। और उन्होंने 80 कंट्रीज़ की बात की जा रही है जिन्होंने अपना जो है वो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है इस प्लान के बिल्कुल साथ में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एंटीबायोटिक का रेशनल यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब ज़रूरत है जितनी उतना ही यूज़ किया जाना चाहिए, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, एग्रीकल्चरल वारंट्स में। तो साथ में यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो एक्शन है वो सभी को जो है वो साथ में लेना चाहिए। और ये जो एक्शन है वो वन हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये जो वन हेल्थ का प्रोग्राम है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्पेशली जो है जूनोटिक डिसीज़ हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमन में फैलती हैं और पेंडेमिक फैलाती हैं, जैसे कि सार्स, मर्स, बर्ड फ्लू और कोविड-19 जो एनिमल्स से स्टार्ट हुई और वो ह्यूमंस में पहुंच गई। बिकॉज नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही अब एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, साथ में जंगल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ हैं वो ह्यूमन इनहेबिटेशंस में आ जाते हैं। साथ में टूरिज़्म की वजह से, हॉस्पिटैलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया है जिससे कि जो डिसीज़ हैं उसका ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन हेल्थ, इंडिया जो नेशनल एक्शन प्लान है वो वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर बात करता है, जिसमें कि जो 3 सेक्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड जो पर्टिकुलरली एनिमल हेल्थ, उन तीनों को जो है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, उनका कोलैबोरेशन और उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाए। एक पर्टिकुलर वेटरनरी डॉक्टर भी आप अगर चाहेंगे तो वेटरनरी डॉक्टर का नंबर भी फिजिशियन से कम है और वेटरनरी डॉक्टर को पर्टिकुलरली आपको लाइव स्टॉक को उसके पास ले जाना पड़ता है, ना कि वो आपके पास आता है। तो वेटनरी डॉक्टर का जब नंबर बढ़ेगा तब जाके जो है जो हेल्थ है कैटल्स की या जो भी एनिमल्स की वो हेल्थ इम्प्रूव होगी, तब जाके जो उससे होने वाला जो हार्म है वो एक तरह से कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी पब्लिक हेल्थ इवेंट्स हैं जो भी ग्लोबल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं या फूड सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी वजह से जो है वो आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि AMR को आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ावा
देगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए जिससे कि AMR को काउंटर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।